गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बड़ी डिटेल में समझाएंगे कि कौन से टाइप के आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या उनके एग्जांपल्स होते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपको स्टार्टिंग में करवाते हैं, सभी आप कहीं पर भी जाओगे, पर हम इसको आखिरी में इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इसको हम चाहते थे कि आप पहले थोड़े इस रिएक्शंस से फ़ैमिलियर हो जाएँ, एसिड एंड बेस वाला चैप्टर पढ़ लें, मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शंस पढ़ लें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिकली 8 टाइप के रिएक्शंस के बारे में बताएँगे, जिसमें हमारा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर हमारा ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, फिर उसके साथ ही हम आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारे के सारे सभी के एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाने वाले हैं, इसलिए उस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। वैसे तो ये नाम आपने जगह जगह सुना होगा, हमने आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बायोलॉजी में भी एक्सप्लेन किया था, केमिस्ट्री में भी जगह जगह इनका नाम का यूज कर रहे हैं। और नाम से भी पता चल रहा है एक्सोथर्मिक यानी कि वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकले। एक्सो यानी बाहर निकलना, थर्मिक यानी हीट, वो रिएक्शन जिसमें हीट आपकी निकलती है, बाय प्रोडक्ट के की तरह निकल के आती है। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट कंज्यूम होती है,
हीट जिसके लिए चाहिए होता है, जिस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कौन से आपके एंडोथर्मिक के और एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं, तो आपका डाइजेशन और रेस्पिरेशन, इन सभी प्रोसेस में हीट निकल के आती है, बाहर निकलती है। तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। आपका डाइजेशन भी और आपका रेस्पिरेशन भी ये एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हो गए। और जितने भी आपके सिंथेसाइज के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो हमारा राइबोसोम होता है, वो जो है ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। हमने बताया था आपको कैसे ये सारे एमिनो एसिड्स, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड चाहिए होते हैं हमारे ह्यूमन सेल को, और वो सेल जो है उन्हीं एमिनो एसिड से राइबोसोम के अंदर जाके जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और इस प्रोसेस में काफी सारी हीट चाहिए होती है, काफी सारी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो हमारे जो जितने भी सिंथेसाइज के होते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, या फिर हमारे ऑर्गन्स के बनने का जो प्रोसेस होता है, ये सब के सब हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, जितने भी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें किस फॉर्म में हीट जो है निकलती है या फिर कंज्यूम होती है। तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी बेसिकली हमारी बेसिक यूनिट ऑफ हीट है, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी है इन ह्यूमन बॉडी। बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एटीपी। जब हमारा जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है फूड का, और फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो जो है बाय प्रोडक्ट में हमारी एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस बात में दोबारा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के बाहर की बात करें, ह्यूमन बॉडी के बाहर बाहर हमारे इन्वायरमेंट में कौन से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स हम ये हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका जिप्सम और पीओपी का होता है, जो हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। मैं एक बार वो रिएक्शन फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और वो हमारे पीओपी का फॉर्मूला होता है। जब जिप्सम को हम प्लस में इसका 1.5 मॉलिक्यूल H2O का भी निकल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम दीवारों पे जो जिप्सम लगाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जो गर्मियाँ होती हैं, या रूम में अपने आप ही टेम्परेचर होता है, उससे धीरे धीरे करके कई कई दिनों में जाके जो हमारा जिप्सम है वो सूख जाता है और पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम में हमारे जो है दो मॉलिक्यूल H2O या फिर पानी के होते हैं, और जो हमारा पीओपी होता है उसमें सिर्फ आधा मॉलिक्यूल होता है। एक जो है CO4 के साथ सिर्फ हमारा सिर्फ आधा मॉलिक्यूल होता है। जो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में हमारी हीट जो है कंज्यूम हो रही है। जिप्सम से हमारे पीओपी में कन्वर्जन के लिए हीट जो है कंज्यूम हो रही है, इसलिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया हमारा। और इसका उलट अगर हम देखें कि पीओपी से अगर जिप्सम में जाए हम, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि जब पीओपी हमारा जो जिप्सम में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, उसमें पीओपी में अगर पानी मिला दिया जाए तो बहुत सारी हीट निकल के आती है। अगर हम इस पीओपी में दोबारा से पानी को मिला दें, जो हमारे पीओपी के पुतले होते हैं या फिर पीओपी की कोई भी चीज़ होती है, अगर उस पर पानी फेंक दिया जाए, तो वो उबल पानी जो है हीट रिलीज करेगा और वापस जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जिप्सन से पीओपी में कन्वर्जन होना कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और पीओपी से जिप्सन में कन्वर्ट होना हमारा पीओपी से हमारा जिप्सन में कन्वर्ट होना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है उस केस में, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल अगर हम लें, तो एक हम कैल्शियम कार्बोनेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। CaCO3 का, अगर हम CH3O जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है,
तो ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल देता है। ठीक है, ये तो हमारा लाइमस्टोन था या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्विक लाइम। ये सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इन्हीं रिएक्शन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इन द प्रोसेस ये रिएक्शंस भी याद हो जाए। इन रिएक्शन को याद करने के लिए आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम लाइमस्टोन को जब गर्म करते थे तो इसमें से हमारा क्विकलाइम बनता था और बाय प्रोडक्ट में हमारी CO2 गैस हो निकलती थी। पर इसमें जो है हीट कंज्यूम हो रही है इस प्रोसेस में, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हमने जो है लाइमस्टोन को गर्म कर दिया, उबाल दिया और तोड़ के उसको जो है क्विकलाइम में और CO2 में कन्वर्ट हमने कर दिया था। और दूसरे इसी में अगर हम इसी जो चेन में इसी जो हमने लाइफ साइकिल आपको बताई थी पिछली क्लास में, हमने आपको लाइमस्टोन और क्विक लाइम की जो लाइफ साइकिल बताई थी, इसी में अगर हम बात करें आगे, क्विक लाइम में अगर पानी मिला दिया जाए, ठीक है, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं, 2 O के हो गए, 2 H के हो गए, ठीक है। तो अगर हम क्विक लाइम में जो वाटर मिला देते हैं, तो ये हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्विक लाइम में पानी मिलाते साथ ही वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा और हमारा जो है हीट निकल के आती है, बाय प्रोडक्ट में हीट भी निकल के आती है। इस चीज़ को भी आपको याद करना है। पहले जो हमने लाइमस्टोन को जो है गर्म किया था, तो हमारे क्विकलाइम बना था। पर क्विकलाइम को जब हमने क्विकलाइम में पानी मिलाया, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड निकला, प्लस में हीट भी निकली है, बाय प्रोडक्ट में हीट निकली है। इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया हमारा। ठीक है? तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये सारे तीनों रिएक्शंस आपको याद करनी होंगी। एक ये, और एक तीसरा हमारा रिएक्शन होता है कैसे, जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को हम जो है लाइमस्टोन में कन्वर्ट करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में हम CO2 पास ऑन करते हैं, तो वो हमारा जो है लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में वाटर बाय प्रोडक्ट में निकलता है। तीनों प्रोसेस है, पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिहाज से अगर हम बात करें, तो हमारा लाइमस्टोन को क्विक लाइम में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस जो एंडोथर्मिक होता है, और हमारे क्विक लाइम को जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट भी बाय प्रोडक्ट में निकल के आती है। तो ये तो हो गया हमारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हमने वैसे आपको मेटल एंड नॉन मेटल में थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। नाम से ही पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि किसी की जगह लेना, किसी को हटा के उसकी जगह खुद आ जाना। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जगह-जगह आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ गिवन होती है ना, उसमें ये एक एक्टिविटी आपको गिवन होती है, जिसमें आपका जो है कॉपर सल्फाइड लेके CuSO4 में जो है Fe यानी कि आयरन नेल्स मिलाई जाती हैं। ये हम आपको रिएक्शन आपको बार-बार समझाते हैं ताकि आपको बार-बार याद रहे। तो ये FeSO4 प्लस में आपका कॉपर निकल के आ जाता है, यानी कि आयरन ने जो है हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपने देखा कैसे जो है हमारा कॉपर सल्फाइड का सॉल्यूशन था, जिसका रंग ब्लू होता है, और इसमें जब हम आयरन की नेल्स को डालते हैं, जिन आयरन की नेल्स जिसका आपको पता ही है ग्रेइश टाइप का कुछ रंग होता है, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसका रंग ग्रीन होता है, क्योंकि जो आउटर सरफेस थी नेल्स की, जो हमारे आयरन नेल की आउटर सरफेस थी, उसमें से जो हमारा कॉपर उसमें से जो है आयरन जो है सॉल्यूशन में मिल चुका है, और उसपे कॉपर की जो है परत आ गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को रिप्लेस कर दिया है आयरन ने, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। इसी में अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम आयरन की जगह एल्यूमिनियम की नेल्स डालते, एल्यूमिनियम की कोई धातु डालते, एल्यूमिनियम की कोई मान लो बॉल्स डालते, तो हमारा बन जाता
AlSO4 प्लस में कॉपर। फिर इसका रंग भी बदल जाता है, ग्रीन नहीं होता है, कोई और रंग होता है जो हमारा AlSO4 का रंग होता है। प्लस में जो हमारी जो नेल है, जो हमारी एल्यूमिनियम की नेल होती उस या फिर बॉल होती, उसके चारों तरफ कॉपर की कोटिंग चढ़ जाती, क्योंकि सॉल्यूशन में से हमारा कॉपर जो है अलग हो चुका है और जो ऊपर की नेल की या फिर बॉल की जो ऊपर की परत है वो उतर के सॉल्यूशन में मिक्स हो चुकी है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको याद रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेटल्स की रिएक्टिविटी याद करें, जो हमने आपको पहले समझा रखी है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम रिएक्टिव होता है। सबसे पहले खाने ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारा इसको जो याद करना है आपको, पोटेशियम से याद करना है। पहले पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद हमारा सोडियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर हमारा लेड आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद हमारा अगर उसके बाद भी बात करें तो कॉपर आता है, फिर हमारा मरकरी आता है, मरकरी के बाद फिर हमारा सिल्वर आता है, और सिल्वर के बाद हमारा गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद हमारा प्लेटिनम आता है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, वो जो है सॉल्यूशन में से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है। ऐसी एक और अगर हम एग्जांपल लें तो हम जो है आयरन जो ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं। Fe2SO3 का अगर इसमें हम एल्यूमिनियम डालें तो हमारा कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है। Al2SO3 प्लस में Fe प्लस में दो मॉलिक्यूल Fe के निकल के आ जाते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है, रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का इसका होता है, इसका रंग होता है। इसमें अगर हम एल्यूमिनियम के कोई सब्सटेंस डाल दें, एल्यूमिनियम की बॉल डाल दें, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर लेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन जो है बाहर निकल जाएगा, फ्री स्टेट में हमें मिल जाएगा आयरन। इसको भी हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। इसी जगह अगर हम एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लगा देते तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है हमारे आयरन के मुकाबले में। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम की जगह प्लेटिनम लगा देते तो भी रिएक्शन नहीं हो पाती, तो भी हमारा जो रिप्लेसमेंट जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो है हमारा गोल्ड जो है आयरन से कम जो है कम रिएक्टिव है। पर इसकी जगह अगर हम सोडियम लगा देते यहाँ पे, Al की जगह अगर हम सोडियम लगा देते, Na लगा देते, तो हमारा NaO3 बन जाता। ठीक है ना। तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बन जाता और फिर जो आयरन है फिर भी डिस्प्लेस हो जाता। अगर हम पोटेशियम लगा देते तो भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती। अगर हम कैल्शियम लगाते तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता। मतलब आयरन से ऊपर का कुछ भी लगा दो, जिंक भी लगा दो, तो ये जो है रिएक्शन हो पाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर उससे नीचे का कुछ लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं, बस आपको ये केमिकल रिएक्शंस याद होनी चाहिए, जो हम बार बार आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम इसीलिए इन्हीं एग्जांपल्स का यूज कर रहे हैं, इन्हीं कॉमन एग्जांपल्स का यूज कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए ये रिएक्शंस, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। इन रिएक्शन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। देखो इसमें कि हमने डिस्प्लेसमेंट में तो समझा था कि एक मेटल जो फ्री स्टेट में पहुंच गया था, जो है हमारे एक सॉल्यूशन में से, एक कंपाउंड में से दूसरे मेटल ने आया, दूसरा मेटल जो बाहर से निकल के आया और धक्का दे दिया कि तुम फ्री स्टेट में चले जाओ। हमारे हमारे जो आयरन ऑक्साइड था उसमें जो है एल्यूमिनियम आता है, आयरन को धक्का दे देता है, कहता है आयरन से तुम फ्री स्टेट में चले जाओ, ऑक्साइड के साथ मैं अपना जो है रिएक्शन बनाऊंगा, ऑक्साइड के साथ मैं अपना कंपाउंड बनाऊंगा। पर जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें कुछ उलट होता है। इसमें दोनों अपने पार्टनर्स चेंज कर देते हैं, ये समझ लीजिए। डबल रिएक्शन में दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं, दो मेटेलिक कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि
ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारा रिएक्शन हो गया NaOH, इसको हम जो है कास्टिंग सोडा भी बोलते हैं। इसमें अगर हम HCl मिला दें, फिर हमारा जो है नमक निकल के आता है। कास्टिंग सोडा में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारा नमक निकल के आता है और बाय प्रोडक्ट में वाटर भी निकल के आता है। ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल में जो भी रिएक्शंस ले रहा हूँ वो इसी आधार पे ले रहा हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हमारा सोडियम, यहाँ पे हमारे सोडियम और देखो, इसको ना इन रिएक्शन को समझने के लिए, डबल रिएक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। हमने आपको आयोनिक बॉन्ड्स में समझाया था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो कभी कभार पॉजिटिव भी बना देता है, कभी नेगेटिव भी बना देता है। पर जो कि क्लोरीन हमारा नेगेटिव बना रहा है तो हाइड्रोजन इस केस में पॉजिटिव ही आयंस बना रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद करना वो होगा ये चीज जो हमने आपको बॉन्ड्स के चैप्टर में, बॉन्ड्स के टॉपिक में समझाई थी, कैसे आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कैसे जो है कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बेसिकली आयोनिक बॉन्ड पे बेस हमारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा OH का एलिमेंट होता है, OH का जो हमारा कंपाउंड होता है वो जो है नेगेटिव होता है। उसके वो जो है अपनी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है OH, जबकि जो Na है यानी कि सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। जो देने की टेंडेंसी रखता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। जो लेने की टेंडेंसी रखता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, वो हमारा जो है नेगेटिव आयन्स बनाता है। तो अब जो सोडियम है ये कह रहा है कि मुझे रिएक्शन तो करना है, मुझे HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो करना है, पर मैं जो है हाइड्रोजन के साथ जो है नहीं जाऊंगा, मुझे हाइड्रोजन पसंद नहीं है। हाइड्रोजन क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मैं भी पॉजिटिव हूँ, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों की नहीं बनेगी। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये तो हमारे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी फंडामेंटल रूल है, इसको हमेशा याद रखना। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेंगे, नेगेटिव वो पॉजिटिव पास आएंगे। जो अपोजिट होते हैं वो पास आते हैं, जो सेम होते हैं वो दूर जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर एक कमरे में जो है दो अग्रेसिव मेल्स को बिठा दिया जाए तो वो आपस में लड़ेंगे, पर एक कमरे में एक मेल और फीमेल को बिठा दिया जाए तो वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम जो है ये रिएक्शंस भी इसी हिसाब से होती हैं। तो जो हमारा सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जाना चाहेगा तो ये NaCl बन जाएगा, कॉमन सोल्ट। और जो हमारा OH है वो जो है हमारे H के साथ जाएगा। ये समझिए जो OH है वो कंबाइंड फॉर्म में जो है नेगेटिव हमारा रहता है, नेगेटिव आयंस बनाता है। उस ठीक है ना, जो OH है वो कंबाइंड फॉर्म में हमारा नेगेटिव आयंस बनाता है, फिर वो H के साथ मिलना चाहेगा, इसलिए H2O बन जाएगा। ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एक और एग्जांपल हम आपको लेके दिखाते हैं जिससे आपको और बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा जो है सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम जो है NeCl को मिलाएं, सिल्वर नाइट्रेट में NeCl को मिलाएं तो क्या प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं हमारे। तो इस रिएक्शन में जो हमारा सोडियम होता है वो रिप्लेस कर देता है हमारे सिल्वर को। क्यों? क्योंकि सिल्वर भी एक मेटल है, हमारा सोडियम भी एक मेटल है। जितने भी मेटल होते हैं हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयंस बनाएंगे। वो और ये जो एक ग्रुप में ये भी नेगेटिव आयंस बनाएगा। देख रहे हो ना, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हमारा ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो NO3 अपने आप में एज ए ग्रुप एक नेगेटिव आयंस बनाएगा। ठीक है ना, ये पूरा NO3 आपस में बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो NO3 में हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। ठीक है ना, जबकि हमारे Ag और NO3 के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड होता है। जी, हमने आयोनिक और कोवेलेंट आपको पहले ही समझा रखा है कि जब शेयरिंग से बनता है
कोई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है तो वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और अगर कोई लेन और देन से, गेनिंग और लूजिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम जो है आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है NO3 के एक NO3 के बीच में यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। इसलिए जो टोटल NO3 का जो है हमारा कंपाउंड बनता है उसके बाद में फाइनली टेंडेंसी देखी जाती है कि उसकी पॉजिटिव टेंडेंसी है या नेगेटिव टेंडेंसी है। ऐसी जो हमारा OH था उसमें भी हमारा जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। अगर मैं आपको बताना चाहूँ किस टाइप का बॉन्ड था तो वो कुछ इस टाइप का था। हमारे जो ऑक्सीजन होता है उसके आखिरी लेयर में जो है 6 होती हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके आखिरी में एक होती है। हाइड्रोजन को अपना कंप्लीट करने के लिए, अपना जो है आखिरी की सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती हैं। ठीक है ना, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है तू भी मान ले तेरा है, मैं भी मान लूँ मेरा है, तो इस तरीके से OH बनता है। पर जो ऑक्सीजन है उसकी एक इलेक्ट्रॉन की भूख रह जाती है। हाइड्रोजन के साथ मिलके ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रॉन की भूख तो मिट जाती है पर फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है। इसलिए ओवरऑल इसमें जो है हमारा -1 का जो है इलेक्ट्रॉन -1 का आयन बनाता है ये। ठीक है ना, तो ये -1 इसका फिर भी रह जाता है, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की भूख है। OH को, पूरे OH को ऑक्सीजन के कारण एक और इलेक्ट्रॉन की भूख है जो हमारा नाइट्रोजन मिटाएगा उसकी भूख को। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो जो है गिवर है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो उसको बड़ी उसमें तीव्र इच्छा है कि मैं अपना फ्री इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं। फिर जो OH यहाँ पे आ जाएगा और जो है हमारा सोडियम उसको दे देगा। ऐसे ही हमारा जो है इधर हो रहा है। इसमें हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोरीन के साथ बनाएगा अपना कंपाउंड, क्योंकि जो है सिल्वर जो है पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो उससे AgCl बन जाएगा। दूसरा NO3 अपने आप में इन टोटल इन होल जो है एक नेगेटिव है, नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है ना, जब ये दोनों डिजोल्व, जब दोनों ब्रेक डाउन होंगे तो हम देखो इस वक्त क्या हो रहा है, इस बात को आप समझिए। AgNO3 में इस वक्त कोई भी आयन नहीं बना है, इस वक्त तो ये एक कंपाउंड बन गए हैं। पर जब ये डिसॉल्व होते हैं, जब ये इन दोनों के बीच का जो आयोनिक बॉन्ड है वो टूटता है तो हमारा Ag जो है एक पॉजिटिव आयन बनाता है, NO3 जो एक नेगेटिव आयन बनाता है। तो नेगेटिव आयन जल्दी से जो है पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिविटी के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो सोडियम है हमारा वो जो है Ag यानी कि हमारे सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये सिल्वर के साथ जाके मिलेगा हमारे, इसलिए ये हमारा सोडियम के साथ जाके मिलेगा, सिल्वर के साथ नहीं, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव है। इसीलिए हमारा बन जाएगा NaNO3। और जो फिर हमारा सिल्वर है बचे हुए एक जो भी उसको मिलता है नेगेटिव यानी क्लोरीन, उसके साथ जाके मिल जाता है। ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने बड़ी डिटेल में समझा दी है। अब हम कुछ ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपको समझाते हैं। अब हम आपको ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के बारे में समझाने वाले हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं चाहूँगा इसको बड़ी ध्यान से सुनिए आप क्या समझाने वाला हूँ मैं। तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाती है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजेशन। तो इधर लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, और रिडक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा हमारा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है सब्सट्रैक्ट हो रही हो। जैसे देख सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है निकल रही हो जब वो, जैसे कि हमारा जो है Fe2O3 हमने आपको समझाया था कैसे एल्यूमिनियम आता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल देता है। तो हम कहेंगे कि Fe2O3 का रिडक्शन हो चुका है, Fe2O3 का रिडक्शन हो चुका है। एक बार मैं वो रिएक्शन आपको लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा, हम कहेंगे कि हमारा इस केस में हमारे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडाइजेशन हो गया है। पर दूसरा में हम ये भी कहेंगे कि जो हमारा Fe2O3 है यानी कि जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है उसका जो है रिडक्शन हो गया है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो है हमारा
उसका रिडक्शन हो गया, उसमें से जो ऑक्सीजन निकल के बाहर हो गई है, ऑक्सीजन जो है लूज हो गई है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और दूसरी तरफ अगर हमारा जो है हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के टर्म्स में हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन जो हमने और रिडक्शन बताया था ऑक्सीजन के टर्म्स में, पर इसको अगर हम हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें तो इसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ H यानी हाइड्रोजन, और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम या तो किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या किसी में हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट हो जाए तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है उस चीज का। या और अगर रिडक्शन की बात करें, या तो किसी चीज में जो है ऑक्सीजन सब्सट्रैक्ट हो जाए, ऑक्सीजन बाहर निकल के टूट के अलग हो जाए, या उसमें और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसमें हाइड्रोजन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बना ले, तो उसको कहेंगे हम रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो चुका है। हमारे जो है Fe2O3 का रिडक्शन हो गया है, अब Fe जो है अलग रह गया, Fe जो है अपना इंडिपेंडेंट हो चुका है, कि जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा जो एक और फॉर्मूले की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें, इसमें हमने NaOH लिया था, तो हमने ये हाइड्रोजन के टर्म्स में भी एक एग्जांपल ले लिया, ऑक्सीजन के टर्म्स में ले लिया था, अब हाइड्रोजन के टर्म्स में एक एग्जांपल ले लिया। तो इसमें हम देख रहे हैं, वैसे दोनों के टर्म्स में, पर इसमें हम देख रहे हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड था हमारा। कॉपर ऑक्साइड में जब हीलियम गैस पास ऑन हुई तो क्या हुआ, हम जानते ही हैं, जैसे हम टेबल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमारा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को छीन लिया कि ऑक्सीजन अब के साथ मैं कंपाउंड बनाऊंगा, कॉपर जो है फ्री अपना कंपाउंड बनाए, फ्री हो जाए। तो हम इस केस में कहेंगे कि जो कॉपर है वो जो है इंडिपेंडेंट हो गया, जो कॉपर है वो जो उसका जो है हमारा जो है रिडक्शन हो चुका है, ठीक है ना। रिडक्शन क्यों का है, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो गई है। जिससे हम कहेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो कुछ ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में हमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, इससे इसका ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हो गया है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में, पहली वाली में अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में हमारा जो है रिडक्शन सब्सटेंस कौन सा है और हमारा जो है ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है ना। सब्सटेंस मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट सबको सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा आपको रिडक्शन सब्सटेंस कौन सा है और ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस कौन सा है, किस चीज का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, किस चीज का रिडक्शन हुआ है। तो अब आप इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ऑक्सीडाइजेशन की बात करते हैं पहले, किसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, हमारा एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है ना। जो ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस है वो हमेशा पहले से इन दोनों से लिया जाता है, जो इक्वल टू से पहले का लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद का नहीं देखना, इसके पहले का देखना है। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हुआ है हमारा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होके जो हमारा Al2O3 यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया है। अगर इसकी बैलेंसिंग करें तो इसे इधर 2Al आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हमारा एल्यूमिनियम का हुआ है। और पूछा जाए रिडक्शन प्रोसेस किसका हुआ है, तो वो हमारे आयरन का हुआ है। इस एग्जांपल में हमारे आयरन का रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, आयरन ने अपनी जो है O3 को गवा दिया है, आयरन ने जो है O3 को जाने दिया है। तो आयरन का रिडक्शन प्रोसेस हुआ है और इसका हमारा जो है एल्यूमिनियम का हमारा ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हुआ है। पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कौन सा है, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने पूछा था ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस कौन सा है, आपने फट से बता दिया एल्यूमिनियम है ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस, क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है। पर अब मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कौन है, किसके जरिए ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। अब ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस उसी के जरिए हुआ होगा, एजेंट तो वही होगा जिसके पास पहले ऑक्सीजन होगी, है ना, जो कि हमारा Fe2O3 है। इसके बाद पहले ऑक्सीजन है। ये हमारे रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन लेकर आया है, कौन एजेंट था जो हमारे रिएक्शन में ऑक्सीजन को लेकर आया था, तो वो हमारा जो है Fe2O3 है। तो अर्थात अगर हम बोलें कि
जो हमारा ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस होता है वो हमारे इक्वल होता है रिडक्शन एजेंट के, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बोले रिडक्शन एजेंट जो हमारा रिडक्शन सब्सटेंस होता है, जो हमारा रिडक्शन सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट के बराबर होता है, ठीक है। एजेंट का मतलब कौन ऑक्सीजन को लेकर आया, और यहाँ पे रिडक्शन एजेंट का मतलब कौन हाइड्रोजन को लेकर आया, ठीक है। तो जो लेकर आता है वो एजेंट, और जो जिसको मिल रही है, जिसको दी जा रही है, वो हमारा सब्सटेंस होता है। जैसे ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस यानी कि इसको ऑक्सीजन मिली है सब्सटेंस को, और हमारा जो है रिडक्शन सब्सटेंस यानी कि इस सब्सटेंस को हमारी जो है ऑक्सीजन हमारे हाइड्रोजन मिला है, ठीक है ना। इसको हमारा हाइड्रोजन मिला है या फिर इसने अपनी ऑक्सीजन गंवाई है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, वैसे तो एग्जाम में इतना डिटेल में आता नहीं है, मैं फिर भी आपको थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन की एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता, जितने और यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पे हमने बात तो कर ली कि सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, पर ऑक्सीजन के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या फिर हमारा कार्बन हो गया, ठीक है। ये सब के सब हमारे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब हुआ, ये हमेशा जो है नेगेटिव आयंस बनाते हैं, इनमें हमेशा जो है लेने की टेंडेंसी है, ये हमेशा दूसरों से लेना जानते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा ठीक है ना, ये हमेशा जो है लेना चाहते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कह लो, क्लोरीन कह लो, फ्लोरीन कह लो, या जो है हमारा कार्बन कह लो, ये सब के सब लेना जानते हैं। पर जो ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में होती है, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। पर जो इसमें जो रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन का असली मीनिंग है ना, वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से है, ठीक है। या फिर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो है देने वाला है, हाइड्रोजन हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है। तो या तो इसमें हाइड्रोजन आ सकता है, या फिर हमारा सोडियम आ सकता है, हमारा सिल्वर आ सकता है, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे हमारे इस केस में आ सकते हैं। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है, इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, अब ऐसे तो अब तक पूछा नहीं गया है, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस जो होता है हमारा, वो सिर्फ ऑक्सीजन का होता है या क्लोरीन का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपको बताई है, एक आपको बताया कि ऑक्सीडाइजेशन में हमने क्यों बोला है कि ऑक्सीजन से ही क्यों लिया है, सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं लेंगे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, सबके सभी को जो है गेन सबकी गेनिंग को हम ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। भले ही यहाँ पे कार्बन गेनिंग होती, यहाँ पे हमारी जो है क्लोरीन गेनिंग होती, सबको कहते हैं। जब तक आपको एक्सप्लिसिटली ना पूछा जाए बाकी मेथड्स के बारे में, तो आप जब तक इस थ्योरी को याद नहीं रखेंगे। ये हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई है, वरना आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तक ही याद करिए, याद रखिए, एग्जाम में इधर तक ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस, और ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। पर अभी कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही हैं, समझ रहे हो। एक इसी सब्सटेंस में ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही हैं, तो उसको रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हमारी ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका आयरन पे रस्ट लगना, जो आयरन का कोरोजन होता है उसका एग्जाम्पल, जिसमें हम जानते ही हैं, तो थोड़ी जगह की कमी है, इधर ही लिखें। तो बैलेंसिंग कर लीजिए अब आप, 6 H2 O में O वहाँ पे चला गया। तो ये हमारा रिएक्शंस यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें कि ये जो हमारा आयरन रस्ट का या फिर हमारे जो आयरन की कोरोजन का रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में
आपको अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या है, जो आयरन का कोरोजन होता है वो पानी और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में होता है। कभी भी जो हवा में अगर नमी नहीं होगी या फिर आपको कहीं से पानी नहीं मिलता है तो आयरन पे रस्ट नहीं लग सकता। आयरन पे रस्ट लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है हमें। तो अब आप कहेंगे तो फाइनली जो हमारा कंपाउंड बना है ये किस प्रकार का कंपाउंड है? क्या इसमें ऑक्सीडाइजेशन हुई है? क्या इसमें रिडक्शन हुई है? आप कहेंगे इसमें जो ऑक्सीजन ऐड हो गई, जरूर ऑक्सीडाइजेशन हुई होगी। फिर आप सोचेंगे इसमें तो हाइड्रोजन भी ऐड हो गई है, क्या इसमें रिडक्शन प्रोसेस हुई है? मैं कहूँगा नहीं, इसमें जो है ऑक्सीडाइजेशन भी हुई है, इसमें रिडक्शन भी हुई है, इसमें दोनों चीजें हुई हैं। इसलिए इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? यानी कि रिडक्शन भी ऑक्सीडाइजेशन भी रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है इस केस में। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एग्जाम में इससे पूछा भी जाता है। आयरन रस्ट में हमेशा जो है रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए आयरन रस्ट बनता है। ठीक है, और ये इसको ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। एक तो हमने आपको बता दिया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब जो है हमारे ऑक्सीडाइजेशन भी और रिडक्शन प्रोसेस भी दोनों होती है। और अगर अब हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है वो मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ना, इसमें 3 कंपाउंड थे, तीनों आपस में जाके मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। कोई भी जो है वेस्टेज नहीं हो रही है, कोई भी जो है चीज़ एक्स्ट्रा में नहीं पड़ी है। 3 चीज़ें आई, तीनों मिल गई, कंबाइंड हो गई और एक नई चीज़ फॉर्म कर दी। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी में अगर एक चीज़ से 2-3 चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उसको कहते हैं रिडक्शन, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं डिकम्पोजिशन का भी आपको एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। हमारा जो लाइमस्टोन का एग्जांपल था उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। CaCO3 यानी कि कैल्शियम का हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट ऑन करते हैं तो ये हमारा जो है CaO यानी क्विक लाइम प्लस हमारा जो है CO2 में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे कंपाउंड में टूटता है, जब एक्सटर्नली कोई और कंपाउंड नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, सिंपली एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में या 3 या 5 छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। CaCO3 जब हमारा CaO और CO2 में टूटता है। और जबकि हमारा आयरन रस्ट जो है ये हमारा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है। दोनों का एग्जांपल हमारा आयरन रस्ट वाला जो रिएक्शन है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिकली सारे बड़े बड़े रिएक्शंस की बात कर ली। इसके अलावा एक और रिएक्शन आता है आपके एग्जाम में, कैटलिक रिएक्शन। ये इसको कैटालिसिस या फिर कैटलिक रिएक्शन दोनों ही बोल सकते हैं। इसमें जो है हमारा इसका रिएक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा अलग से, थोड़ा हट के रिएक्शन है। इसमें मतलब होता है जब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी थर्ड कंपाउंड की यूज हो रहा हो, जिसका जो कंज्यूम ना हो रहा हो अपने आप में। इसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी रिएक्शन में जब हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें तीसरे कंपाउंड का यूज हो रहा हो, पर वो अपने आप में सिर्फ उसका इस्तेमाल यूज़ सिर्फ इतना ही है कि वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है। जब हमारा कोई कैटलिस्ट जो है फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को, उसको कैटेलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है, हमारा लैक्टोज एंजाइम्स है, या फिर बहुत सारे जितने भी एंजाइम्स हैं, वो जो है क्या करते हैं, वो कोई रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं फूड के साथ। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है वो प्रोटीन के साथ कोई रिएक्शन थोड़ी कर रहा है, बस फैसिलिटेट कर रहा है। हमारा जो है प्रोटीन को पेप्सोन में कन्वर्ट करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है पेप्सिन एंजाइम जो है हमारा। ठीक है ना? इस फैसिलिटेट के प्रोसेस को कहते हैं हम कैटलिस्ट रिएक्शन। ठीक है ना? कैटेलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं इस फैसिलिटेट के प्रोसेस को। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब फैसिलिटेट करते हैं। वो जो है कन्वर्जन में स्मॉलर जो है सिंपल ब्रेक डाउन में, फूड के ब्रेक डाउन में फैसिलिटेट करते हैं। वो खुद को जो है छोड़ते नहीं है। ऐसे नहीं है कि HCl जो है
रिएक्ट कर जाता है फूड के साथ, रिएक्ट करके जो है एच जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना रहा है, नहीं। HCl अपना HCl ही रहेगा। HCl अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है, अपने आप को खत्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है रिएक्शन को। इनको कहते हैं कैटेलाइसिस, या फिर जो फैसिलिटेट करते हैं उनको कहते हैं कैटलिस्ट, और जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कैटेलाइसिस प्रोसेस। वो रिएक्शन जिनको फैसिलिटेट करने के लिए हम अलग से किसी और एलिमेंट का या किसी और सब्सटेंस का यूज करें, उनको कैटेलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, उसको कैटेलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ हमारे सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने 8-9 रिएक्शन आपको जितने भी बताए हैं एग्जाम में इतने ही आते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ ही ना पाए जिसका आप आंसर ना दे पाए। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।